श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी दफ्तर मुलाकात की। दोपहर 12 बजे के आसपास सपा दफ्तर पहुंचे और पार्टी प्रमुख के साथ करीब 45 मिनट तक बैठक की। बैठक के बाद मौर्य ने कहा कि उनकी ये बैठक जाति आधारित जनगणना की मुहिम को तेज करने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर थी। मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस देश के SC, ST और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और इसके लिए हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों और वंचितों को आरक्षण खत्म करती जा रही है। ऐसे में सपा जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। स्वामी प्रसाद ने विवादों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही स्वामी प्रसाद अपने बयान पर कायम दिखे, जबकि अखिलेश यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र समझते हैं। जब समय बदलेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि गोमती तट पर आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मैं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। बीजेपी और RSS एक है, बीजेपी के बिना RSS नहीं और RSS के बिना बीजेपी नहीं। जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है उन्हें RSS और बीजेपी से धमकी मिल रही है। RSS और बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे हैं। अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूँ तो क्या वे गुंडे भेजेंगे? बीजेपी सरकार ने जानबूझकर मेरी NSD हटाई है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी NSD क्यों हटाई गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें कि राज्य की सरकार को अक्सर सुरक्षा, सड़क और शिक्षा जैसे मसलों पर वह घेरते नजर आते हैं। कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुबली, धारवाड़ में रोड शो किया। इस रोड शो में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हुबली के LEBB तकनीकी संस्थान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर समारोह का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत में युवाओं की बड़ी भूमिका है। PM नरेंद्र मोदी का उद्देश्य भारत को एक महान देश बनाना है, जिसके लिए युवाओं की भूमिका निर्णायक है। इस देश की प्रतिभा को दुनिया को दिखाने और उसे दुनिया में नंबर 1 बनाने की कोशिश है। स्टार्टअप सेक्टर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल के दिनों में भारत में कुल 70,000 स्टार्टअप सामने आए हैं और 30% उद्यमी युवा हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। रोड शो में शाह के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा, पार्टी के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदल गया है। यहाँ हर साल आम लोगों के लिए खुलता है और इस साल भी 31 जनवरी से इसे खोला जाएगा। 12 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ घूमे जा सकते हैं। बता दें कि लोग यहाँ ट्यूलिप और गुलाब की विभिन्न प्रजातियों के फूलों को देखने जाते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर ब्रिटिश और मुगल दोनों के उद्यानों की झलक मिलती है। इसे बनाने के लिए एडविन लुटियंस ने पहले देश दुनिया के उद्यानों का अध्ययन किया था और इस उद्यान में पौधरोपण में करीब 1 साल का वक्त लगा था। बता दें कि रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन के अंदर 15 एकड़ में अमृत उद्यान है, जिसमें 10 से अधिक गार्डन है, जिसमें गुलाब, विभिन्न फूल, सेंट्रल लॉन एंड लॉग और सर्कुलर स्लीपर वर्चल, हर्बल, बोनसाई, कैक्टस और नक्षत्र गार्डन शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ करीब 160 वैरायटी के 5000 पेड़ भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर की वार्षिक रैली में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। NCC इस साल अपनी स्थापना का 75वां साल मना रहा है। इस मौके पर PM मोदी ने 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण भारत के युवा हैं। भारत की विकास यात्रा का ड्राइविंग फोर्स युवा शक्ति है। PM ने कहा कि जिस देश के युवा उत्साह और जोश से भरे हुए हैं, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत भी अपने सभी युवा साथियों को वो मंच देने का प्रयास कर रहा है जो आपके सपने को पूरा कर सके। देश को किसी न किसी बहाने बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे। एकता का मंत्र ही भारत को वैभव प्राप्त कराने का एकमात्र उपाय है। राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग सरकार को निशाने पर ले रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। मुगल गार्डन का नाम बदलना AMIM के नेताओं को अच्छा नहीं लगा है।
एआईएमआईएम के स्पोक पर्सन वारिस पठान ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि क्या मुगल गार्डन और टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आ जाएगी। वारिस पठान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे यह भी कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नामकरण की सियासत कर रही है। वहीं इसी तरह बीजेपी ने मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान गार्डन का नाम भी बदल दिया था। पठान ने हाल ही में टीपू सुल्तान को महान बताया था और महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान गार्डन की नाम बदलने पर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा था। पाकिस्तान में आर्थिक हालात से परेशान एक महिला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। वायरल वीडियो में महिला का नाम राबिया है जो कराची से है। उसने कहा है, महिला ने अपने वीडियो में कहा है कि उसके 2 बच्चे हैं और उनके बच्चों को फिट्स आते हैं। वीडियो में महिला ने पाकिस्तान के हालात के बारे में बताया। क्या हालात है पाकिस्तान के, महिला कहती हुई दिख रही है कि क्या अपने बच्चों को वह भूखा मार दूं। इस वक्त पाकिस्तान में आर्थिक हालात सही नहीं है। बता दें कि वहां पर लोगों को खाने तक की किल्लत है। पाकिस्तान की सरकार देश की स्थिति सुधारने के लिए पड़ोसी देश से कर्ज भी मांग रही है। पाकिस्तान में अगर खाने की चीजों की बात करें तो उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। देश में 1 किलो आटे की कीमत 150 से 200 रुपए प्रति किलो हो गई है। और वहीं वायरल वीडियो में महिला का यह कहना है कि एक आम आदमी पाकिस्तान में जिए तो कैसे जिए। वहीं इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि कैसे पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आपने अक्सर बार पलटवार करते सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनका म्यूजिकल अंदाज सुना है या देखा? सियासी गलियारों में चर्चित होने के अलावा उनका एक और अलग अंदाज सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हाल ही में औरंगाबाद जिले के देव में 3 दिवसीय आयोजन में शामिल हुए और इस दौरान आयोजन का उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किया। ऐसे में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। अभिजीत ने अपने गाने की प्रस्तुति दी और तेजस्वी यादव को भी माइक थमाते हुए गाने गाने की रिक्वेस्ट की। फिर क्या था, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने अभिजीत के साथ सुर से सुर मिलाकर सभा बांध दिया। ऐसे में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड फिल्म अंजाम का सॉन्ग बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है गाना गाया और इस अंदाज में कि देख वहां बैठे सभी लोग बहुत चक्के रह गए। हैरानी की बात तो यह थी कि उन्हें इस गाने की सारी लाइनें याद थी। मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति की घोषणा से पहले भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने राजधानी भोपाल में एक मंदिर में डेरा डाल दिया है। उमा भारती राजधानी भोपाल के एक मंदिर में रह रही हैं। भाजपा नेता ने घोषणा की है कि वह नई शराब नीति की घोषणा होने तक ही वहां रहेंगी। दरअसल भाजपा नेता उमा भारती अयोध्या नगर तिराहे के पास स्थित एक मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर नियंत्रित शराब नीति लागू की जाती है तो सत्तारूढ़ भाजपा 2003 की तरह अपनी रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। भाजपा नेता ने घोषणा की है कि वह शराब नीति की घोषणा का इंतजार करते हुए 31 जनवरी तक वहां रहेंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति को लेकर किसी तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन आमतौर पर जनवरी के अंत में एक नई शराब नीति घोषणा की जा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने पिछले नवंबर में मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों सहित उनके कर्मचारियों के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण यह दौरा नहीं हो सका था। प्रसिद्ध मुगल गार्डन सहित राष्ट्रपति भवन के 6 उद्यानों का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुगलों के नाम और प्रतीकों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह दिखाता है कि भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इतने हिंदुओं का कत्ल किया है कि इतने मंदिरों का नष्ट किया। केवल मुगल गार्डन ही नहीं बल्कि पूरे देश से इनका नाम हटा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आएगी तो 1 सप्ताह में अंग्रेजों और मुगलों का नाम हटा देगी। वहीं त्रिपुरा चुनाव को लेकर के शुभेंदु ने कहा कि त्रिपुरा में टीएमसी की स्थिति गोवा से भी खराब होगी। वहां टीएमसी के जितने भी उम्मीदवार होंगे उन सभी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। वहां लड़ाई केवल भाजपा और सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के बीच रहेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।